क्या कर रहे हो? सोने क्यों नहीं देते? सुबह हो गई है, उठो। राम मीरा के बालों को सहलाते हुए कहता है। अभी कहाँ, अभी तो 5 ही बजे हैं। राम मीरा को अपने बाहों में समेटते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आज तुम्हें अपने माँ के घर जाना है, भूल गई? मीरा मुस्कुराते हुए राम से कहती है, तुम भी चलो ना। अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। तभी मीरा शरारत में उसके गालों को जोर से काट लेती है। राम जोर से चिल्लाता है। तभी मोबाइल का अलार्म बजता है और राम की आंखें खुल जाती है। वह पागलों की तरह चारों तरफ देखता है, परंतु कमरे में तो कोई नहीं है। फिर वह अपने बेड के दाहिनी तरफ देखता है, वहाँ भी कोई नहीं है। कमरे में काफ़ी बदबू फैली हुई है। शायद कई दिनों से किसी ने कमरों की खिड़कियाँ तक नहीं खोली। काउच और ज़मीन पर कपड़े बिखरे हुए हैं। टेबल पर झूठे बर्तन पड़े हैं। राम को उठते ही चक्कर आने लगता है। घर का सन्नाटा उसे पागल बना रहा है। वह किसी तरह अपने आप को संभालता है और शीघ्र ही तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में काम करते करते कब रात के 9 बज गए पता भी नहीं चला। वह यह सोच कर के सिहर उठता है कि उसे अब उसी घर में जाना है जहां मीरा उसकी प्रतीक्षा करने के लिए जीवित ही नहीं है। वह भारी मन से अपने डेस्क से उठता है और मध्यम गति से ऑफिस से बाहर निकलता है। अपनी कार में बैठता है और स्टीयरिंग में सर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। मीरा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अब क्या करूँ? तभी एक लड़की साइकिल के साथ राम की गाड़ी से टकरा जाती है। राम सिर उठाकर उसे देखता है तो एक सांवली सी लड़की जिसने आसमानी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। उसकी थकी हुई पलकें ऐसी लग रही है जैसे कमल की पंखुड़ियाँ हों जो सुबह की रोशनी पड़ने पर अलसाई हुई सी लगती है। राम कार से बाहर निकलकर पूछता है, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मीनाक्षी अपने आप को ठीक करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? जी मैं दवा लेने के लिए निकली थी, मेरे बाबा बहुत बीमार है। अच्छा, क्या हुआ है उन्हें? जी उन्हें निमोनिया हुआ है। चलो मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ, बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं, मैं ले लूँगी, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, इतनी रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। राम मीनाक्षी के साथ साथ पैदल चलने लगता है। दोनों दवा की दुकान में पहुँचते हैं। मैं अब घर चली जाऊँगी, आप जाइए। नहीं चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राम घर पहुँचता है। मीनाक्षी के पिता की सचमुच बहुत खराब थी। वो बुरी तरह से खांस रहे थे। तुमने इन्हें डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था, पर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। तभी मीनाक्षी के पिता की सांसें रुकने लगती है। मुझे लगता है इन्हें इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। राम उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है और मीनाक्षी के पिता को भर्ती करवा देता है। लगभग 11 बजे राम अपने घर पहुँचता है। वह घर पहुँचकर बिस्तर पर गिर जाता है। घर का सुनापन उसे फिर मीरा की स्मृतियों में धकेल देता है। राम देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए नई रेसिपी बनाई है। यम, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हट, तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। राम मीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। इस संडे हम लोग मूवी देखने चलेंगे। सच? कितना मज़ा आएगा। राम फिर रोने लगता है। तभी दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप गिर जाती है। राम उठकर देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह झाड़ू लगाकर घड़ी के टुकड़े फेंक देता है और सोने की कोशिश करता है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डोरबेल बजती है। राम अपनी आंखें मचलते हुए दरवाज़ा खुलता है तो सामने मीनाक्षी होती है। तुम यहाँ कैसे? तुमको मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? मीनाक्षी राम को सरस्वती घाट ले जाती है, जहाँ राम अक्सर मीरा के साथ विवाह पूर्व आया करता था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। मीनाक्षी चली जाती है। राम वहीं पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। कुछ देर तक वह मीनाक्षी को जाते हुए देखता है। तभी उसे मीरा की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुड़कर चारों ओर देखता है, परंतु वहाँ तो कोई नहीं है। वह पुनः उसकी स्मृतियों में खो जाता है। एक दिन था जब राम मीरा के साथ अक्सर इन्हीं घाटों पर घंटों बैठा करते थे। मीरा राम के कंधों पर अपना सिर रखकर कहती, राम हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे?
तुम परेशान मत हो, इस बार मुझे पूरा विश्वास है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी मिलते ही मैं अपनी माँ से बात करूँगा। अच्छा सच? मीरा राम को देखकर मुस्कुराती है और तेजी से उठकर अपना दुपट्टा लहराते हुए घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। नीचे पहुंचकर वह राम को आवाज़ देती है, राम देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो ना बोटिंग करते हैं। नहीं आज नहीं, मुझे माँ ने जल्दी घर बुलाया है, मुझे अभी चलना होगा। नहीं राम, आओ ना राम। राम की ध्वनि हवा में गूंजने लगती है, मानो सारी दिशाएं उच्च स्वर में पुकार रही हो, राम राम। राम चौंक कर उठ जाता है। मीरा वहाँ नहीं थी, वह तो उसकी स्मृतियाँ थी जो उसे भ्रमित कर रही थी। वह चारों तरफ घूमकर मीनाक्षी को देखता है, परंतु वह कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर प्रतीक्षा के पश्चात वह अपने घर वापस चला जाता है। आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, आधी रात से भयानक वर्षा हो रही है। कभी आकाश की विद्युत कामिनी अपनी चमक से अंधेरे को मुंह चिढ़ाती है, तो कभी मेघ अपनी गर्जना से आसमान के ऊंचे आसन में बैठे होने का घमंड दिखाता है, तो कभी पवन अपनी तीव्रता से मानो आकाश के विद्युत कामिनियों को पकड़ने की कोई क्रीड़ा कर रही हो। संभव है कि कहीं दूर समुद्र तटीय इलाकों में प्रलयनकारी तूफान आया हुआ है। पक्षी और जानवर सब बेहाल हैं। तभी एक बिल्ली कमरे के खिड़की के पास आकर रोने लगती है। आवाज़ सुनकर राम की नींद अचानक टूट जाती है। वह अपने मोबाइल में समय देखता है तो सुबह के 4 बजे हैं। वह किसी तरह उठता है और खिड़की खोलकर बिल्ली को भगाता है और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सोने का प्रयास करता है। सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक फ़ोन आता है। मिस्टर राम, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? क्यों? आपके लिए एक खुशखबरी है। ठीक है, मैं लंच में आपसे आकर के मिल सकता हूँ। राम दुखी मन से ऑफिस चला जाता है, परंतु वहाँ पहुँचकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह ऑफिस छोड़कर बाहर सड़क पर आ जाता है। उसे फिर वही दिल दहला देने वाली घटना उसके मस्तिष्क और मन को घेरने लगती है। जब मीरा ने उसे अंतिम बार फ़ोन किया था, राम राम, हाँ बोलो मीरा, क्या बात है? दे स्टैब्ड मी। हु स्टैब्ड यू मीरा? मीरा मीरा कुछ बोलो, मीरा कुछ बोलो, क्या हुआ? मीरा की आवाज़ बंद हो जाती है। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। वह अपने कलीग को बताता है और लड़खड़ाते हुए अपने कार की तरफ भागता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह जब अंदर पहुंचता है तो मीरा की रक्त से रंजित लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। किसी राक्षस ने मीरा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। राम को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मीरा यह सब किसने किया? मीरा उठो, उठो ना, देखो मैं आ गया। मीरा कुछ बोलो मीरा प्लीज़। पर मीरा का शरीर तो प्राणहीन और गतिहीन सा भूमि पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी जैसे किसी ने उसके आंखों से सारे सपनों को खींचकर बड़ी बेरहमी से उसे मसल दिया हो। उस समय पुलिस ने लूटपाट, बलात्कार और हत्या का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 3 आदमी होने की आशंका बताई थी, क्योंकि नुक्कड़ के सीसीटीवी में जो कार दिखाई दे रही थी उसमें 3 आदमी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि उस गली में जो पान की दुकान थी, वहीं से हत्यारे कई दिनों से मीरा के घर पर स्टॉकिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि मीरा दिन में अकेली रहती है। विगत दुर्घटना को सोचते सोचते राम का सर फटने लगता है और वह वहीं अचेत होकर सड़क पर गिर जाता है। तभी मीनाक्षी उसे वहाँ देख लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर में राम को होश आता है तो वह मीनाक्षी को देखकर चौंक जाता है। तुम? मैं यहाँ कैसे? तुम बेहोश हो गए थे और तुम उस दिन कहाँ गायब हो गई थी? मैं बताती हूँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नहीं, कितना बजा है? 12 बजे हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा। राम किसी तरह पुलिस स्टेशन जाता है। मिस्टर राम, आपके लिए एक खुशखबरी है। मैंने आपकी पत्नी के कातिल को पकड़ लिया है। आपने उनसे पूछा आखिर क्यों उसने मेरी पत्नी के साथ इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया? बस ऐसे ही उन्हें
आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अच्छा ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। मैंने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख है मिस्टर राम। राम अपने घर पहुंच जाता है और मीरा की फ़ोटो देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अचानक पावर चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है। राम ड्रॉवर से टॉर्च निकालकर इमरजेंसी लाइट ऑन करने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। तभी खराब मौसम के कारण हवा के झोंके से खिड़की खुल जाती है और टेबल पर पड़ा हुआ फूलों का वॉस नीचे गिर जाता है। ऊपर कमरे में किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। राम ऊपर जाकर के देखता है, परंतु ऊपर कोई नहीं है। वह चिल्लाता है, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिलता। अभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। राम सहम जाता है और पूछता है, कौन है? तो उधर से आवाज़ आता है, मैं मीनाक्षी। राम दरवाज़ा खुलता है। तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? नहीं, बाबा की तबीयत बहुत अचानक से ख़राब हो गई है। अच्छा चलो देखते हैं। राम उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है। राम जैसे ही कार में बैठता है, नहीं हम पैदल चलेंगे। क्यों? तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब है, हो सकता हो उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़े। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं साइकिल से आई हूँ, पैदल ही चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते राम को अचानक ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ जाती है और हाथ से रक्त बहने लगता है। अरे तुम्हें तो खून बह रहा है। मीनाक्षी तुरंत अपनी चुनरी फाड़कर बांध देती है। अरे तुम यह क्या कर रही हो? तुमने अपना दुपट्टा क्यों फाड़ दिया? मामूली सी खरोच ही तो है। राम जैसे ही चलने का प्रयत्न करता है, वह लड़खड़ाने लगता है। शायद पैर में मोच आ गई थी, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मीनाक्षी उसे अपने कंधों का सहारा देती है। तभी हवा के कारण उसका दुपट्टा कहीं दूर चला जाता है। वह राम को देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। किसी तरह दोनों घर पहुंचते हैं। मीनाक्षी के बाबा अब सो गए थे, शायद उनको अब कुछ आराम मिल गया था। मीनाक्षी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और राम की मरहम पट्टी करने लगती है। अरे तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बाम लगा देती हूँ, मोच में आराम मिलेगा। तुम्हारे बाबा तो सो गए हैं, शायद वो अब ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। नहीं, इस हालत में आप कहाँ जाएंगे? आज मौसम भी ख़राब है, आज रात आप यहीं सो जाइए, सुबह चले जाना। राम को उस कमरे में कुछ विचित्र सा अनुभव होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी हो जो उसे देख रहा है। तुम और बाबा अकेले यहाँ रहते हो? हाँ, क्यों? और कौन होगा? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सुबह होते ही राम टैक्सी से अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है मीरा के फोटो पर जो सूखा हुआ फूलों का हार टंगा हुआ था वह पुनः हरा भरा हो गया है। राम को यह देखकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य होता है, फिर सोचता है शायद मैं ही चेंज करके भूल गया हूँगा। मीनाक्षी का मन आज ना जाने क्यों इतना अत्यधिक विचलित था। इसका कारण तो वह स्वयं भी नहीं जानती। प्रातः से ही वह कोई ऐसी धुन गुनगुना रही है जिसके बोल अभी भी लिखे नहीं जा सकते। मीनाक्षी काम पर जाने के लिए तैयार होती है। बाबा, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना और दवाई भी समय से ले लेना। मीनाक्षी बाबा को समझाते हुए काम पर निकल जाती है। वह अभी कुछ दूर पर ही होती है कि एक औरत उसे आवाज़ लगाती है, तुम मीनाक्षी हो ना? हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। वो राम ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं राम के मोहल्ले में ही रहती हूँ। ओह, तो क्या आपको मुझसे कुछ काम है? नहीं नहीं, बस वो कल मैंने तुम्हें राम के साथ देखा था। हाँ, कल मेरे बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी तो वो। ओह अच्छा, तो वैसे राम बहुत अच्छा लड़का है जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, राम है ही ऐसा, सबकी मदद करता है, पर बेचारे की किस्मत ख़राब है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, क्या क्या हुआ है उनको? यही कि उसकी पत्नी को कुछ गुंडों ने हत्या कर दी थी। ओह, शायद इसलिए राम इतने गुमसुम रहते हैं। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जी अच्छा, नमस्ते।
मीनाक्षी राम के बारे में सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाती है। उसके मन में राम के प्रति प्रेम उभरने लगता है। वह सोचती है ऐसे दुख के समय में उसे राम का साथ देना चाहिए। वह यही सब सोचते हुए ऑफिस पहुंचती है। तभी गौरव उसे आवाज़ देता है, मीना सुनो ना, मेरा नाम मीनाक्षी है, मीना नहीं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम मीना ही हो। देखो गौरव, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो नाराज़ हो गई। अच्छा बताओ, शाम को हम लोग कहीं चल रहे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं तुमको 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुझ में कोई रुचि नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता? मीनाक्षी तेजी से लिफ्ट की ओर जाती है। अरे मीना, मेरी बात तो सुनो। तभी पास में ही साइकिलों की पंक्ति लगी हुई थी। वह अचानक से धड़ धड़ करके गिरने लगती है। गौरव वहीं खड़ा था। वह उसी साइकिलों के नीचे दब जाता है। लोग आकर उसे निकालते हैं। अरे भैया, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। आज मीना का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वह बड़ी अधीरता से ऑफिस के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। वह सोच रही थी ऑफिस के बाद वह राम से मिलने जाएगी। उसका मन अब उसके वश में नहीं था। राम से मिले बिना अब उसे चैन नहीं। उसके कदम बिना कोई प्रश्न पूछे ही राम के घर की ओर मुड़ने लगे। मार्ग में उसे फूलों की एक दुकान दिखती है। वह राम के लिए लाल पुष्पों का एक सुंदर बुके खरीदती है। घर पहुंचने पर राम उसे अपनी कार से उतरते हुए दिख जाता है। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा जाते समय तुमसे पूछ लेती हूँ और मिल लेती हूँ कि तुम्हारी चोट कैसी है। ठीक है, पहले से आराम है। देखो, मैं तुम्हारे लिए यह बुके लाई हूँ, कैसा है? अरे वाह, सुंदर है। वह फूलों के गुच्छे को वॉश में लगा देती है। तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ बना लूँगा। तुम तो अभी आए हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? मैं कुछ ना कुछ बना लूँगा। जब तुम मेरे बाबा के लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज कई दिनों बाद उसके लिए कोई खाना बना रहा था। राम फिर अपने स्मृतियों में खो जाता है जब मीरा उसके लिए ऐसे ही कुछ न कुछ बनाती थी। उसे रसोई का काफ़ी शौक था। वह अक्सर शाम के भोजन में कुछ नया बनाती थी। मीनाक्षी रसोई में राम के लिए भोजन बनाने में व्यस्त है। तभी उसे रसोई में किसी के होने का आभास होता है। वह इधर उधर देखती है, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह पुनः आलू की सामग्री तैयार करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। वह सहम जाती है। इधर राम सोफे पर बैठे बैठे रिमोट से केवल टीवी चैनल चेंज कर रहा है। थोड़ी देर में मीनाक्षी भोजन लेकर आती है, परंतु उसके चेहरे की आभा कुछ बदली बदली सी है। वह राम को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, राम चलो डिनर करते हैं। वह राम को बड़े प्यार से अधिकार से डिनर कराती है। ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट पुदीने की चटनी भी बनाई है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट है? बस पता चल गया ना, तुम खाओ ना। राम डिनर कर रहा होता है और मीनाक्षी उसे बड़े प्रेम से घूर रही होती है। राम थोड़ा असहज हो जाता है। तुम भी खाओ। हाँ, मैं खाती हूँ। राम, तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी हमारे घर रहने आई थी? उन दिनों हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। घर पर माँ के कारण हम लोगों की बातें काफ़ी सीमित हो गई थी, तो हम लोग अक्सर यमुना घाट जाया करते थे। कितने अच्छे दिन थे ना। इतना कहते ही मीनाक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। राम अपना खाना छोड़कर वह मीनाक्षी को अचरज भरी निगाहों से देखने लगता है। तो तुमको यह सब कैसे मालूम? तुम कौन हो? राम अपने स्थान से उठ खड़ा होता है। मीनाक्षी भी आश्चर्य से राम को देखने लगती है। क्या हुआ राम, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? तुमको यह सब कैसे मालूम? क्या कैसे मालूम? मैंने क्या कहा? तुम जो अभी सब कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं तो चुपचाप खाना खा रही हूँ। मुझे लगता है आज तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो। राम को कुछ समझ में नहीं आता। वह पसीना पसीना हो जाता है। मीनाक्षी उसको पानी पिलाती है। राम, तुम आराम करो। यदि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे बाबा परेशान होंगे। मीनाक्षी के जाने के बाद राम और परेशान हो जाता है। यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। क्या वह मीनाक्षी ही थी या मीरा यहाँ थी? उसका बातें करने का तरीका और वह जिस तरह से मुझे देख रही थी, ऐसा क्यों लग रहा था कि वह मीरा ही थी? राम को कुछ समझ में नहीं आता। उसका मस्तिष्क
संशय से भर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मीनाक्षी मीरा की तरह क्यों व्यवहार कर रही थी। हाईवे के लंबी सुनसान सड़क पर उसके दोनों तरफ घना और अंधहीन जंगल है। चारों ओर कोहरा सा छाया हुआ है, धूप अंधेरा है। राम अपने आप को वहाँ अकेला पाता है। वह चारों ओर देखता है, आसपास कोई भी नहीं है। दूर कहीं से कुत्ते की रोने की आवाज़ आती है। हवा में ठंडक और सीलन की बदबू है। राम को ऐसा लगता है जैसे वह रास्ता भटक गया है। दूर कहीं उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। वह उस प्रकाश के पीछे भागने लगता है, परंतु वह प्रकाश उतनी ही दूर पर होता है। वह कभी उसके निकट नहीं पहुंच पाता। वह चलता रहता है, परंतु उसके और प्रकाश के बीच की दूरी कभी समाप्त ही नहीं होती। राम अब चल चलकर थक चुका था। उसके पास अब और चलने की शक्ति शेष नहीं थी। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके सर पर कुछ तरल पदार्थ गिरता है। वह उसे अपनी मोबाइल की रोशनी में देखता है तो वह लाल रंग सा था। निश्चित करने के लिए वह उसे सूंघता है तो उसमें से सड़े हुए रक्त की बदबू आती है। राम को उल्टी सी होने लगती है। तभी उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती है। राम पलटकर पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं है। फिर चूड़ियों की आवाज़ आगे से आने लगती है। राम फिर सामने देखता है तो एक श्वेत कपड़ों में एक छवि दिखाई देती है। राम उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। राम, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। राम, मीरा तुम कहाँ हो? राम जोर से मीरा को पुकारते हुए उठ जाता है। वह चारों ओर देखता है। वह तो अपनी ही कमरे में है। शायद उसने कोई भयानक स्वप्न देख लिया हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अपनी घड़ी देखता है तो सुबह के 6 बज चुके थे। वह उठकर किचन में जाता है और चाय बनाकर लॉन्च रूम में टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर चाय पीने लगता है। तभी उसकी दृष्टि मीरा के फ़ोटो पर जाती है। उसकी फ़ोटो पर चढ़ा हुआ फूलों का हार उसकी आंखों के सामने ताज़ा होने लगता है। यह दृश्य देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे अब यह अनुभव होने लगता है कि मीरा यहीं कहीं आसपास ही है। वह मीरा से बातें करने का प्रयत्न करता है। मीरा, क्या तुम यहीं कहीं हो? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम आज भी मेरे साथ हो। बोलो मीरा, तुम यहीं हो ना? मीरा, मीरा। कोई उत्तर न मिलने पर राम शांत हो जाता है और दुखी मन से ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है। इधर शाम को जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि गौरव उसके घर आया हुआ है और बाबा से बातें कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गौरव बोलता है, बस यूं ही, तुम्हारे बाबा बीमार थे तो मैंने सोचा उनसे मिलता चलूं। ठीक है, अब मिल लिए तो अब जाओ। अरे बेटी, मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। अरे बाबा, आप कुछ नहीं जानते। तुम अभी यहाँ से निकलो। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना नाराज़ क्यों होती है? आज के बाद कभी मेरे घर में मत आना। गौरव वहाँ से चला जाता है, परंतु वह काफ़ी अपमानित अनुभव करता है और मन ही मन सोचता है, इस अपमान का बदला तो मैं इससे ज़रूर लेकर रहूँगा। उसका घर मीनाक्षी के घर से काफ़ी दूर था। रात के 9 बज चुके थे। रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। तभी वह देखता है कि एक 19 से 20 साल की सुंदर लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट के लिए हाथ हिला रही है। उसने ऊंची हील की सैंडल और गोल्डन कलर की मिड्डी पहन रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉडलिंग कंपनी में काम करती हो। गौरव अपनी कार रोक कर पूछता है, कहाँ जाना है मैडम? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जॉर्ज टाउन जा रहा हूँ। मुझे बीच में ही जहाँ से टैक्सी मिल सके वहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए बैठिए। इतनी सुंदर लड़की देखकर गौरव आनंदित हो उठता है। मीनाक्षी के घर से निकलने के बाद जो प्रतिकार और द्वेष की भावना उसके मन में थी वह थोड़ी देर के लिए छूमंतर हो जाती है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक मॉडल हूँ। अभी अभी शूटिंग खत्म हुई है तो आज मेरा ड्राइवर पता नहीं क्यों नहीं आया। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, किसी काम में फंस गया होगा। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गौरव बार बार अपनी दृष्टि घुमाकर उस लड़की को देखता है और मन ही मन सोचता है कि यह लड़की यदि पट जाती तो कितना अच्छा होता। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरा नाम मीरा है। ओह, बहुत सुंदर नाम है। कार ड्राइव करते हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया था।
आपने अपना पता नहीं बताया। बस आप चलते रहिए, मैं रास्ता बताती रहूँगी। कार अब सुनसान सड़क पर चलने लगती है। हम लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बीच जब गौरव उसकी ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह क्या? वह सुंदर लड़की तो अब भयानक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। काली काली गहरी आंखें, लाल लाल पुतलियाँ, गाल अंदर तक धसे हुए और होठ तो जैसे थे ही नहीं। कान इतने गहरे और बड़े थे कि यदि कोई उसमें गिर गया तो कभी वापस नहीं आ पाता। गौरव अचानक उस भयानक चेहरे को देखता है तो उसकी कार का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और उसकी कार एक पेड़ से जा टकराती है। गौरव के सिर से रक्त निकलने लगता है। वह दरवाज़ा खोलकर भागने का प्रयास करता है परंतु उसके पैर उसका साथ नहीं देते। शायद पैर की हड्डी टूट गई थी। इधर मीरा का भूत अचानक आवाज़ में हंस रहा होता है। बता, अब मीनाक्षी को परेशान करेगा? मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? हाँ, मीनाक्षी। नहीं नहीं, अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मीरा का भूत जोर जोर से हंसते हुए गौरव के चेहरे के निकट आकर उसकी आंखों में ऐसे झांकता है जैसे वह उसकी आंखों के रास्ते उसके दिल को बाहर निकालना चाहती हो। गौरव भाई से अपनी आंखें बंद कर लेता है और बार बार यही दोहराता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैं अब मीनाक्षी को कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तभी उसे कुछ सन्नाटा सा लगता है। वह डरते हुए अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। गौरव चैन की लंबी सांस लेता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और गौरव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वह पुलिस को यही बताता है कि उसे नींद आ गई थी और वह पेड़ से टकरा गया था। मीनाक्षी का प्रेम अब राम के लिए दृढ़ हो चुका था। उसे अब राम के घर जाना और उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। वह अब प्रतिदिन उसके घर जाने लगी थी। तुम रोज़ रोज़ मेरे घर मत आया करो, मैं अकेले रहता हूँ। लोग गलत मतलब निकालेंगे। निकालने दो, मैं लोगों से नहीं डरती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम अकेले हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी माँ को बुला सकता हूँ। ठीक है, जब माँ जी आ जाएगी तो मैं नहीं आऊँगी। राम को नाश्ता देने के बाद मीनाक्षी राम के घर में ऐसे घूमने लगी जैसे वह उसी घर का हो। पर्दे कितने गंदे हो गए, मैं इनको धोने में डाल देती हूँ। मीनाक्षी राम का सारा घर उसी तरह से स्वच्छ कर देती है जैसे कभी मीरा किया करती थी। देखो राम, घर कितना साफ हो गया। हाँ ठीक है, परंतु तुम यह सब क्यों कर रही हो? मीनाक्षी राम की बातों को अनसुना करते हुए कहती है। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के पर्दे लगा दिए। तुम्हें याद है ना, हम लोगों ने यह पर्दा खत्री ब्रदर्स से खरीदा था। राम एक बार फिर चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता कि यह पर्दा खत्री ब्रदर्स से खरीदा गया है? यह बात तो केवल मीरा और मैं जानते थे। मीनाक्षी बिना कुछ बोले किचन में जाने लगती है। सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राम उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। छोड़ो मुझे। नहीं, पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम क्या मीरा हो? मीनाक्षी उसके आंखों में देखने लगती है। राम भी उसके आंखों में उलझने लगता है। वह उसे पकड़कर अपनी ओर निकट ले आता है और उसकी सांसों की सुगंधों को पहचानने का प्रयत्न करता है। मीरा को भी अब अपने आप पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था। बोलो ना, तुम मीरा हो क्या? यदि मैं कहूँ मैं ही तुम्हारी मीरा हूँ तो क्या तुम विश्वास कर लोगे? राम उसको सशंकित भाव से देखता है, फिर उसकी बाहों को छोड़ते हुए बोलता है, लेकिन तुम मेरी मीरा कैसे हो सकते हो? वह तो कब का मुझे छोड़कर जा चुकी है। मीरा अब राम को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। मैं ही तुम्हारी मीरा हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? लेकिन तुम तो मीनाक्षी हो। हाँ, मैं मीनाक्षी हूँ, परंतु मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तुमसे मिलने के लिए मैंने मीनाक्षी के शरीर का सहारा लिया है। तो इसका मतलब तुम सचमुच मीरा हो? मीरा रोने लगती है और राम दौड़कर उसे अपने गले लगा लेता है। दोनों गले लगकर ऐसे रोते हैं जैसे दो प्रेमियों को किसी निर्दयी ने अलग कर दिया था। मीरा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारे बिना समाप्त सा हो गया था। मैं भी तो कब से भटक रही हूँ।
राम अब मीनाक्षी के साथ काफ़ी सहजता का अनुभव करता है। एक दिन दोनों के प्रेम को देखकर मीनाक्षी के बाबा राम से उसके विवाह की बात करते हैं। राम थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि वह तो मीनाक्षी के अंदर छिपे हुए मीरा से प्रेम करता है, मीनाक्षी से नहीं। वह निर्णय नहीं ले पाता। कोई जल्दी नहीं है बेटा, सोच कर बताना। राम वहाँ से चला जाता है। दोनों सरस्वती घाट पर एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए बैठे हैं और अपने बीते दिनों को याद करते हैं। सरस्वती घाट पर रविवार के दिन अत्यधिक चहल पहल रहती है। आज के दिन कई छोटे छोटे दुकानों को सजाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। रंग बिरंगी चूड़ियों और चुनरियों की दुकान स्त्रियों को काफ़ी आकर्षित करती है। पास ही एक मुरमुरा वाला है जो बड़ी ही चटपटी और तीखे मुरमुरे बनाता है। थोड़ी ही दूर पर एक चाट की दुकान भी थी। उसकी दुकान पर तो काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। राम आज मीनाक्षी से विवाह के बारे में पूछना चाहता था, परंतु अंदर से वह असहज अनुभव कर रहा था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह प्रेम मीरा से करता है, परंतु मीरा उसके पास होते हुए भी उसकी नहीं थी। वह जिसके साथ रह रहा है वह तो वास्तव में मीनाक्षी है। वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि अब क्या करे। वह मीनाक्षी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता था। वह इस विषय में मीरा से बात करना चाहता है। तुम्हें याद है राम, इस चूड़ी वाले दुकान से तुमने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी थी? हाँ, अच्छी तरह याद है। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो चलो आज। राम बीच में बात काटते हुए कहता है, मीरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना। मीनाक्षी के बाबा चाहते हैं कि मैं मीनाक्षी से विवाह कर लूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम जल्दी से हाँ कह दो। लेकिन मीरा मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मीनाक्षी से कैसे विवाह कर सकता हूँ। देखो राम, तुमको अब सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरा तुम्हारा संबंध इस तरह से अधिक दिन तक नहीं चल सकता। मीनाक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रखेगी और मैं यह भी जानती हूँ कि वह तुमसे प्रेम करती है, इसलिए तुम उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसके सपनों को पूरा कर रहे हो। मीरा राम को विवाह के लिए मनवा ही लेती है, परंतु बाबा को हाँ कहने से पहले राम मीनाक्षी से मिलना चाहता था। इसलिए आज वह मीनाक्षी के ऑफिस जाता है क्योंकि यही वह समय है जब मीनाक्षी होती है। मीनाक्षी राम को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। राम तुम यहाँ, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मीनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं, हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए बाहर चल सकते हैं? ठीक है चलो। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। राम अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात करेगा। इधर मीनाक्षी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था शायद आज राम उसे प्रपोज करेगा और वह तुरंत हाँ कह देगी। मीनाक्षी हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। मीनाक्षी वो तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम दोनों विवाह कर ले। ओह तो तुम नहीं चाहते? नहीं वो बात नहीं है, मैं भी चाहता हूँ, परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह क्या है? तुम जानती हो कि मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अभी तक मैं भुला नहीं सका हूँ। मैं चाहती भी नहीं हूँ राम कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। तुम उसे कैसे भूल सकते हो? यह तो असंभव है। और एक बात कहनी थी, अभी भी कुछ शेष है तो कह दो। वो तुमको नहीं लगता कि आजकल तुम कभी कभी विचित्र हरकतें करती हो? I mean, तुम कुछ अलग हो जाती हो? पता नहीं, पर आजकल मैंने नोटिस किया है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो पूरे शरीर और सर में बहुत भयानक दर्द होता है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर से मिल लो। एक्चुअली तुम्हें यह दर्द क्यों होता है वह मुझे पता है, राम ने बोला। राम उसको सब कुछ सच सच बता देता है और यह भी बता देता है कि वह उससे विवाह भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मीरा अब उसके शरीर में आती है। क्या तुम अब भी मुझसे विवाह करना चाहती हो? मीनाक्षी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर सोचती है मैं तो राम से प्रेम करती हूँ, भले ही वह मुझसे प्रेम ना करता हो। यदि राम मुझे नहीं मिला तो मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना विवाह ही कर लूँ। हो सकता है विवाह पश्चात राम मुझसे प्रेम करने लगे। प्रकट रूप में मीनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है राम,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह राम को गले से लगा लेती है। राम भी उसे गले लगाकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और मीरा को स्मरण कर निश्चिंतता से लंबी सांस लेता है। विवाह के 2 वर्ष पश्चात एक दिन मीनाक्षी को लगता है कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी राम को यह खुशखबरी देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। राम अब अपने जीवन में बहुत प्रसन्न था। परंतु कहते हैं ना कि प्रत्येक वस्तु की अपनी समय सीमा होती है। एक दिन मीरा यह अनुभव करती है कि उसके जाने का समय हो गया है। वह अब और यहाँ नहीं रुक सकती। उचित समय देखकर वह राम से कहती है, राम, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब और अधिक समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। तुम क्या कह रही हो मीरा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं राम, मुझे अब जाना ही होगा। क्यों? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो राम। अब मीनाक्षी माँ बनने वाली है। मेरा अब उसके शरीर में रहना उचित नहीं। वैसे भी मेरी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मीनाक्षी अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। राम मीरा को रोकने का प्रयास करता है, परंतु अब मीरा का रुकना स्वयं उसके बस में नहीं था। आज पूर्णिमा की रात है। पूरी धरती ज्योत्सना से नहाई हुई है और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी सुंदरी के आभूषण प्रकाश में चमक उठते हैं। मीरा की आत्मा अब इस संसार को त्यागने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है और पूर्णिमा के प्रकाश में विलीन हो जाती है। राम फिर से बहुत दुखी हो जाता है और आज भी वह मीनाक्षी की आंखों में मीरा को ढूंढता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें।